नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागोर्स ऐप पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान को लेकर और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में पिछली कक्षाओं में हमने बहुत सारे नए फैक्ट्स को जाना, बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशंस के संदर्भ में चर्चा की और अब चर्चा कर रहे हैं देश के राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर। दो प्रकार की शक्तियां देश के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। पहली सामान्यकालीन या शांतिकालीन और दूसरी आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां। सामान्यकालीन शक्तियों के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, समाधान की शक्ति, परामर्शी शक्तियां, सैन्य शक्तियां और कूटनीतिक शक्तियां, जिसमें पहले अपन कार्यपालिका शक्तियों को लेकर चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। कार्यपालिका शक्तियां। दोस्तों, कार्यपालिका के संदर्भ में, कार्यपालिका शक्तियों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति के अलावा जितनी सारी जो नियुक्तियां हैं वो देश के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है, उसके बाद प्रधानमंत्री के लिस्ट बनाकर देश के राष्ट्रपति को देता है और उस लिस्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री की नियुक्ति की जाती है। और किन महत्वपूर्ण पदाधिकारी की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उस संदर्भ में अगर अपन बात करें तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, गवर्नर्स की नियुक्ति की जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो उपराज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रशासकों की नियुक्ति की जाती है। और किन महत्वपूर्ण लोगों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय तथा हाई कोर्ट्स, जो राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है या न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और राष्ट्रपति के द्वारा राजदूत, वाणिज्य दूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति की जाती है। एम्बेसडर्स, जो दूसरे देश में भारत के सर्वोच्च प्रतिनिधि होते हैं, राजदूत, वाणिज्य दूत, और तीसरा है उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर्स। राजदूत का मुख्य कार्य है कि जो दूसरे देश के साथ जो सामरिक स्थितियां हैं, जो सामरिक संबंध है, उसके संदर्भ में देश के राष्ट्रपति को जानकारी देता है। वाणिज्य दूत व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित जो मामले हैं उसके संदर्भ में रिपोर्ट करता है। अब उच्चायुक्त किसे कहेंगे दोस्तों, हाई कमिश्नर किसे कहेंगे? तो आपकी जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि एक ऐसा संगठन है और उस संगठन के जो सदस्य हैं वे सारे के सारे वो देश हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे थे। क्योंकि भारत भी उस कॉमनवेल्थ, उस राष्ट्रमंडल का सदस्य देश है, तो जितने भी राष्ट्रमंडल देश हैं उनमें जो राजदूत नियुक्त होता है उसे राजदूत न कहा जाकर क्या कहा जाता है? उसे उच्चायुक्त कहा जाता है, हाई कमिश्नर कहा जाता है। और किन महत्वपूर्ण लोगों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा CAG की नियुक्ति की जाती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, जिसके बारे में अपन अनुच्छेद 148 से 151 के बीच पढ़ेंगे, वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे। एक अलग से टॉपिक है आप लोगों का, जहां से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। और किन महत्वपूर्ण लोगों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी,
अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। और जितने भी जो आयोग हैं, कमीशंस हैं, उन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो वे कौन कौन से आयोग हैं? पहला यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग, अगला वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ये सारे के सारे आप लोगों के सिलेबस में बिल्कुल डिटेल से अलग टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे अपन। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, और वित्त आयोग के अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण आयोगों के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय जो होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, जो वाइस चांसलर हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। खुद राष्ट्रपति चांसलर होता है इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, कुलाधिपति होता है। तो ये महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्य जिनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। वापस से देखिएगा एक बार। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करता है, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल, जिसे एलजी कहते हैं अपन, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल, और प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर्स की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। विदेशों में जो राजदूत हैं, वाणिज्य दूत हैं, जो उच्चायुक्त हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। सीएजी की नियुक्ति की जाती है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 के बीच किया गया है। और अगर अपन बात करें, महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 76। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324, डिटेल में चर्चा करेंगे अपन वहां पर। निर्वाचन आयोग के जो सदस्य और जो अध्यक्ष हैं, जो आयुक्त हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति की जाती है देश के राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति स्वयं कुलाधिपति होता है। क्लियर? चलिए दोस्तों आगे। ये बात तो हो गई राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को लेकर। दूसरी है दोस्तों विधायी शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर्स, लेजिस्लेचर पावर्स, विधायी शक्तियां। अब कौन कौन सी विधायी शक्तियां देश के राष्ट्रपति को प्राप्त है, उसको लेकर चर्चा करते हैं अपन। दूसरी विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां। लेजिस्लेचर पावर्स, विधायी शक्तियों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो देश के राष्ट्रपति के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, और लोकसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। आर्टिकल 79, अनुच्छेद 79। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। इस बात का उल्लेख कहां किया गया है? अनुच्छेद 79 में इस बात का उल्लेख किया गया है। पहली बात तो है ये। दूसरी, राष्ट्रपति के द्वारा
राज्यसभा में, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है। अब किस आधार पे करेगा मनोनयन? तो इस संदर्भ में दोस्तों आप लोगों को भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेदों का ध्यान रखना पड़ेगा। 2 आर्टिकल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आर्टिकल 1 है लेकिन उसके सब क्लोज 2 हैं। एक आपको याद रखना पड़ेगा आर्टिकल 80 अनुच्छेद 80 का सब क्लोज 1, और दूसरा याद रखना पड़ेगा अनुच्छेद 80 का सब क्लोज 3। अनुच्छेद 80 के सब क्लोज 1 की अगर मैं बात करूं तो इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा, नॉमिनेशन किया जाएगा। 80(3) में उस आधार का उल्लेख किया गया है कि किस आधार पे राष्ट्रपति के द्वारा इन 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। तो दोस्तों 4 विशिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है इसमें: कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट या विशेष कार्य करने वाले 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा कहां किया जाता है? राज्यसभा में किया जाता है। अभी रिसेंटली दोस्तों भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। आप में से बहुत सारे लोगों को इस मामले में आइडिया भी है कि इससे संविधान संशोधन का जिक्र मैं यहां पर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों यहां पर एक पॉइंट और पढ़ते अपन कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन किया जाता है, 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। लेकिन अनुच्छेद 331 में इस बात का उल्लेख था, आर्टिकल 331, और ये प्रावधान जब देश का संविधान लागू हुआ तो केवल 10 वर्ष के लिए किया गया था, लेकिन समय समय पर सरकारों के द्वारा इस प्रावधान को और आगे बढ़ाया गया दोस्तों। पिछली बार 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा इस प्रावधान को बढ़ाकर 25 जनवरी 2020 तक के लिए किया गया था। लेकिन जब 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 अस्तित्व में आया तो इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजातियों का लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं जो आरक्षण का प्रावधान था, अनुच्छेद 330 और 332, उसको तो और 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य जिनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा होता था तथा 1 एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन राज्य की विधानसभा में उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। इस प्रावधान को और आगे नहीं बढ़ाया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, और कौन कौन सी विधायी शक्तियां देश के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है, एक बात। अगला, राष्ट्रपति के द्वारा अभिभाषण दिया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा समय समय पर संसद में संदेश भिजवाए जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात कि अगर संसद के दोनों सदन किसी बात को लेकर, किसी विधेयक को लेकर असहमत हैं, साधारण विधेयक को लेकर असहमत हैं, तो उस स्थिति में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 108 देश का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, ज्वाइंट सिटिंग।
संयुक्त बैठक बुलाता है। अब दोस्तों यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज याद रखना आप लोग, बहुत बार ये राजस्थान पुलिस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, हो सकता है अब की बार भी यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों को कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा स्पीकर के द्वारा। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर नहीं है तो उस स्थिति में इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? उस स्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो फिर कौन करेगा? उस कंडीशन में दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। क्लियर? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा का सभापति इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं करेगा? दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इनके द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, या पर कह सकते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होने के कारण इस ज्वाइंट सिटिंग की, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। क्लियर? और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान है? अनुच्छेद 110 के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो धन विधेयक, मनी बिल, हालांकि इसकी चर्चा अपन राष्ट्र की वित्तीय शक्तियों में भी करेंगे कि धन विधेयक को अगर लोकसभा में पेश करना है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति उस संदर्भ में लेनी आवश्यक होगी। अगला अनुच्छेद 111 के अंतर्गत देश का राष्ट्रपति या देश के राष्ट्रपति को 3 प्रकार के वीटो की शक्ति प्राप्त है। वीटो का मतलब है निषेधाधिकार, निषेधाधिकार। अब 3 प्रकार का वीटो कौन कौन सा? पहला निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक पर अपनी अनुमति देने से इनकार कर देता है तो वह करता है निरपेक्ष वीटो की शक्ति के अंतर्गत। दूसरा सस्पेंसिव वीटो, निलंबनकारी वीटो। इस वीटो के अंतर्गत अगर संसद ने किसी विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया तो राष्ट्रपति उस विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस संसद को लौटा सकता है। तो ऐसी जो शक्ति है वो किसके आधार पर प्राप्त है? निलंबनकारी वीटो के आधार पर प्राप्त है। तीसरा जो बहुत प्रसिद्ध भी है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन भी बना है और जिसे अपन जानते हैं पॉकेट वीटो के बारे में, पॉकेट वीटो के नाम से। पॉकेट वीटो जेबी निषेधाधिकार। जेबी निषेधाधिकार का मतलब है कि अगर कोई विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होके राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति ना तो उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है, ना ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है, क्योंकि पता है कि अगर संसद को वापस लौटा दिया तो जिस भी पर्टिकुलर पार्टी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, वापस से उसे पारित करवा लेंगे वो। और अगर वापस से पुनर्विचार के बाद दोबारा से कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। इस वजह से राष्ट्रपति ना तो उस विधेयक को हस्ताक्षर के लिए वापस लौटाता है, ना ही हस्ताक्षर करने से मना करता है, बल्कि उसे सुरक्षित अपने जेब में रख लेता है, जिसे पॉकेट वीटो की शक्ति के नाम से जानते हैं। इस पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग करने वाले एकमात्र भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। मामला था
डाक संशोधन विधेयक। डाक संशोधन विधेयक क्या था दोस्तों? डाक संशोधन विधेयक 1986 आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। जैसे ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो जो इंटेलिजेंस सर्विसेज थी, जो खुफिया एजेंसी थी भारत की, उन्होंने राजीव गांधी को इस संदर्भ में जानकारी दी कि सर जैसा हादसा इंदिरा जी के साथ हुआ, हो सकता है आपके साथ भी इसी प्रकार की कोई घटना हो जाए, इसी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी, किसी षड्यंत्र के तहत आपकी भी हत्या कर दी जाए। तो क्या किया जा सकता है? तो राजीव सरकार एक विधेयक ऐसा लेकर आई संसद में, जिसके अंतर्गत सरकार जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति की पोस्ट को खोल के देख सकती है। जब ये विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पास गया तो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि ये तो निजता के अधिकार का उल्लंघन है। अगर ये विधेयक पारित हो गया तो सरकार जब चाहे तब किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनल बातें हैं, जो निजता का अधिकार है, उसका उल्लंघन करेगी। इस वजह से, और राष्ट्रपति इस बात को जानते थे ज्ञानी जैल सिंह कि अगर पुनर्विचार के लिए मैंने लौटा दिया तो अभी मेजोरिटी की सरकार है राजीव गांधी के पास, वापस से उस विधेयक को पारित करवाएंगे, वापस वह विधेयक यहां आएगा तो मजबूरन मुझे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तो उन्होंने उस विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लिया, ना साइन किए, ना साइन करने से इनकार किया, ना पुनर्विचार के लिए लौटाए, बल्कि अपने पास सुरक्षित रख लिया। और कौन सी शक्ति के तहत दोस्तों? पॉकेट वीटो की शक्ति के तहत। और कौन कौन सी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं देश के राष्ट्रपति को? तो दोस्तों आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस। केंद्र के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो देश के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और अगर राज्य स्तर पर अपन बात करें तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्या मतलब है अध्यादेश कि अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है, चूंकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है और नए कानूनों का निर्माण करने की जो शक्ति है वो हमारी विधायिका को प्राप्त है, हमारी संसद को प्राप्त है। तो अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए किसी नए कानून की आवश्यकता पड़ती है, तो उस कंडीशन में दोस्तों राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके उस कानून का निर्माण कर सकता है। कहने का मतलब है संसद का सत्र नहीं चल रहा है, देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया कानून क्या कहलाता है दोस्तों? अध्यादेश कहलाता है, ऑर्डिनेंस कहलाता है। अब ऑर्डिनेंस के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, अगर अध्यादेश के संदर्भ में आप लोगों से बात करूं तो बड़ी क्लियर सी चीज है कि इस अध्यादेश की जो समय सीमा है वो 42 दिन या 6 सप्ताह है। इस अवधि में अगर संसद की सत्र चलता है, बैठक होती है, और उस संसद के सत्र में इस 42 दिन की अवधि में इस अध्यादेश को पारित तो कर दिया जाता है तो यह फाइनली कानून बन जाता है। और अगर 42 दिन की अवधि में संसद के द्वारा इसे पारित नहीं किया जाता है तो ये स्वतः समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात करें अपन। पहली, राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, अनुच्छेद 79। दूसरा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, अनुच्छेद 80 के सब क्लोज 1 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 80 के सब क्लोज 3 में कहा गया है कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा इन क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों का देश के राष्ट्रपति के द्वारा इन 12 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में किया जाता है। फिर अनुच्छेद संविधान संशोधन 104 को लेकर अपन ने चर्चा की कि लोकसभा में भी एंग्लो इंडियंस, आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन किया जाता था, लेकिन इस प्रावधान को और आगे नहीं बढ़ाया गया दोस्तों।
देश का राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही भंग कर सकता है। राष्ट्रपति अभिभाषण दे सकता है, संदेश भिजवा सकता है, आर्टिकल 87, अनुच्छेद 87 अभिभाषण। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत अगर लोकसभा और राज्यसभा किसी साधारण विधेयक पर सहमत नहीं हैं, गतिरोध है किसी विधेयक को लेकर, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। बुलाएगा राष्ट्रपति, उसकी अध्यक्षता की जाएगी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को अगर लोकसभा में पेश करना है तो उससे पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत 3 प्रकार की वीटो की शक्ति प्राप्त है देश के राष्ट्रपति को: निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। ज्ञानी जेल सिंह एकमात्र राष्ट्रपति जिनके द्वारा डाक संशोधन विधेयक 1986 के संदर्भ में पॉकेट वीटो की शक्ति का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो अधिकतम 42 दिन इसकी अवधि होती है, 6 सप्ताह है। 6 सप्ताह की अवधि में अगर संसद के द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है तो ये फाइनली कानून बन जाता है, और अगर पारित नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में स्वतः समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेचर पावर्स। चलिए अगली शक्ति को लेकर आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरी है वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में चर्चा करते हैं अपन। तीसरी है वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर्स। दोस्तों, वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों के साथ, तो प्रतिवर्ष अनुच्छेद 101 के तहत, आर्टिकल 101 के तहत, 112 101 को अपन अलग से पढ़ेंगे। वित्तीय शक्तियां, आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 के तहत प्रतिवर्ष राष्ट्रपति के आदेश पर ही, राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में बजट पेश किया जाता है। बजट का मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है। पहली बात। दूसरा, अनुच्छेद जिसकी चर्चा अपन ने अभी थोड़ी देर पहले भी की, 110, अगर कोई धन विधेयक पेश किया जा रहा है लोकसभा में तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाएगा। पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। क्लियर? और देश की जो संचित निधि, अनुच्छेद 266, और आकस्मिक निधि, संचित निधि और आकस्मिक निधि, दोनों पर देश के राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। दोस्तों, संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद की पूर्व अनुमति भी आवश्यक है, लेकिन आकस्मिक निधि से पैसा निकालकर फिर अनुमति ली जा सकती है संसद की। वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो सीएजी के द्वारा, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के द्वारा केंद्र तथा राज्यों के राजस्व खातों की जांच की जाती है। जांच करके जो रिपोर्ट है वो देश के राष्ट्रपति को दी जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा उस रिपोर्ट को संसद में रखवाया जाता है। कहां रखवाया जाता है दोस्तों? संसद में रखवाया जाता है, और संसद में ही इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है पीएसी के द्वारा, लोक लेखा समिति के द्वारा। लोक लेखा समिति के द्वारा
इस रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है। तो दोस्तों, ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। बाकी राष्ट्रीय शक्तियों को लेकर चर्चा करते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।